Yet interesting session that was just witnessed by each one of you talking about cinema. Let's change the mood and get into government and governance now. We've got an important session coming up, a talk between Nitin Gadkari ji and Mr. Sudhir Chaudhary. Well, none of them needs an introduction, but for the better good for everybody, let me very quickly take this moment to introduce you to both of them. To start with, Mr. Nitin Gadkari ji, we have a pleasure to have him here with us. He's a well-established politician. He is a major member of the Central Cabinet. He is the incumbent Minister of Road Transport and Highways and the incumbent Minister of Micro, Small and Medium Enterprises. He is the former President of the Bharatiya Janata Party and is currently a member of the Lok Sabha. In conversation with him, today we have Mr. Sudhir Chaudhary, who is the CEO and Editor-in-Chief of Zee News, WION, Zee Business and Z24 TAS. Ladies and gentlemen, this one is going to be indeed a very interesting session that we all are looking forward to. Here we go. नमस्कार, अर्थ के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी। अर्थ में हम कल्चर की बात करते हैं और नितिन गडकरी जी से आज हम बात करेंगे ना सिर्फ भारत की कल्चर के बारे में, बल्कि भारत की वर्क कल्चर के बारे में भी आज उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। उनके बारे में हमेशा कहा जाता है वो बड़े नेता तो हैं ही, वो भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन वो एक बहुत सफल व्यवसायी भी हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इनोवेशन को हमेशा प्रमोट किया है, नए नए आइडियाज़ को हमेशा उन्होंने प्रमोट किया है। तो भारत के लिए अब नेक्स्ट बिग आइडिया क्या हो सकता है, वर्क कल्चर और भारत की कल्चर का जो मिश्रण है वो कैसे हमें नए नतीजे, नए रिजल्ट्स दे सकता है, आज इस बारे में हम उनसे बात करेंगे। नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अर्थ में। अर्थ वैसे तो एक कल्चरल फेस्टिवल है, कल्चर के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन कल्चर भी बहुत सारी जुड़ी हुई हैं। भारत की कल्चर है, आपकी कल्चर है, आपकी वर्क कल्चर है, तो आज हम सबके बारे में आपसे बात करेंगे। लेकिन आपके बारे में कहा जाता है कि यू आर अ मैन ऑफ इनोवेशंस। आप इनोवेशंस को बहुत बढ़ावा देते हैं, हर तरह के नए नए आइडियाज़ को आप बढ़ावा देते हैं। भारत के लिए आपको क्या लगता है कि व्हाट कुड बी द नेक्स्ट बेस्ट इनोवेशन फॉर इंडिया टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल? पहली बात तो मैं आपके अर्थ शब्द पर बहुत खुश हूँ। अर्थ का अंग्रेजी शब्द पैरेलल स्पिरिट होता है और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि देयर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट। संविधान जिस शब्दों में लिखा गया है वो लेटर्स है और वो लेटर्स के पीछे जो भावार्थ है वो स्पिरिट है, इसको अर्थ कहते हैं। तो पहली बात जीवन का अर्थ, राजनीति का अर्थ और देश के राष्ट्रीयकरण का अर्थ, द स्पिरिट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और लेटर ये सामने दिखने वाला होता है और जो स्पिरिट समझ के चलता है वही कुछ कर सकता है। तो पहली बात तो आपके इस अर्थ शब्द का मुझे बहुत खुशी हुई। आई एम गिविंग माई स्पेशल थैंक्स टू यू। अभी मेरे सामने सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिस पर मैं काम कर रहा हूँ वो ये है कि दो थ्योरी पर मैं काम करता हूँ। एक है वेस्ट टू वेल्थ। तो मेरा एक कहना ऐसा है कि नो वन इज़ वेस्ट, इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द लीडरशिप, इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजी दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। तो पहली बात इसमें काफ़ी काम हुआ है और आज ही मैंने स्क्रैपिंग पॉलिसी जाहिर की है कि जो गाड़ियाँ 15 साल 20 साल पुरानी हो गई है उसको हम स्क्रैपिंग करेंगे और उसके एल्यूमिनियम, कॉपर, रबर, प्लास्टिक और स्टील निकलेगा और रिसाइकलिंग होगा और हमें ऑटोमोबाइल कंपोनेंट उससे 40% सस्ते हो जाएंगे। और अभी हमारा 7.5 लाख करोड़ का टर्नओवर है और इस समय में मैं आने वाली 5 साल में इसको 10 लाख करोड़ के ऊपर ले जाना चाहता हूँ। तो ये सबसे ज़्यादा देश में रोज़गार देने वाली इंडस्ट्री है और इसी में अभी हम इलेक्ट्रिक यानी लिथियम आयन बैटरी जो है, फिर इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक एंड हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे काम कर रहे हैं। अभी हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बस चालू हो जाएगी। तो लिथियम आयन में 81% बैटरी हमारे देश में बनती है और मेरा प्रयास है 2 साल के अंदर लिथियम आयन की बैटरी देश में तो बनेगी पूरी 100% और 2 व्हीलर पेट्रोलियम, जो पेट्रोल का जो स्कूटर और 2 व्हीलर है और जो 4 व्हीलर पेट्रोल का है, डीजल का है और जो बस है
डीजल की, ये तीनों भी आज पेट्रोल और डीजल के, जैसे 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और इलेक्ट्रिक बस, ये बस भी पेट्रोलियम और डीजल के बराबरी भाव में मिलेगी। और ये होगा तो देश में रिवोल्यूशन होगा, इंपोर्ट बचेगा, पोल्यूशन कम हो जाएगा, रोजगार निर्माण होगा और हिंदुस्तान वर्ल्ड का नंबर 1 का मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। ये मेरा सबसे बड़ा जो काम है, इसके पीछे मैं लगा हूँ। आपको पता नहीं, अभी इन लोगों को एक्सपोजर नहीं मिलता। DRDO, बाद में हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डिपार्टमेंट और प्रधानमंत्री जी के साइंटिफिक एडवाइज़र इसरो, सबको मैंने घर पर बुलाया था और ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी नीति आयोग, और इसमें ये तय हुआ कि हमारे देश में लिथियम आयन की बैटरी कैसे बनाए। आपको ताज्जुब होगा कि ये पुराने गाड़ियों से एक मेटल है, वो निकलती है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो मैग्नेट है, वो भी निकलता है और उसको प्रोसेस करके इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए जो हम पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं वो बन जाएंगे। ये कंप्यूटर में आपका जो वेस्ट है, हार्डवेयर, जो वेस्ट निकलता है, इससे लिथियम आयन निकलता है। तो हमारे देश में स्टार्टअप बहुत काम कर रहे हैं, रिसर्च करने वाले कर रहे हैं, वो साइलोज में कर रहे हैं। इनको सब में साथ लेकर अगर हम उसको ठीक प्रकार से उसको थोड़ा सा इकोसिस्टम में लाकर बनाएंगे तो मुझे लगता है कि ये देश की भविष्य बदल जाएगा। तो आपकी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि जो भी अभी इस देश में लोग पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों के बारे में अभी विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, अब उन्हें ग्रीन एनर्जी और ई व्हीकल्स के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अभी तक लोगों के मन में एक डाउट सा रहता था कि लें या नहीं लें। आप तो जानते हैं हमारे मिडिल क्लास में कार खरीदने का फ़ैसला जीवन का बहुत बड़ा फ़ैसला होता है, पूरा परिवार। और हमारे जो भारतीय लोग हैं वो तो कार के बारे में कितना एवरेज देती है, कितना BHP का इंजन है, सब जानना चाहते हैं। तो जब ई व्हीकल्स के बारे में बात आती है तो भी लोग अभी सब कहते हैं कि नहीं, अभी रुक जाते हैं, अभी ठहर जाते हैं, लेट्स वेट। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं जब 74 में कॉलेज में गया तो मैंने स्कूटर खरीदी की थी। तब मैंने कहा कि मेरी स्कूटर बहुत अच्छी है क्योंकि इसका एवरेज पर लीटर पेट्रोल के 24 किलोमीटर आ रहा है। तब लैम्ब्रेटा करके कंपनी थी, वेस्पा, बजाज का और लैम्ब्रेटा, और उसको 5-5 साल मिलती नहीं थी, ऑन था। तो मैंने वो स्कूटर खरीदी की। अब वही 80 किलोमीटर 88 किलोमीटर पे एवरेज आया। तो पुरानी गाड़ी बदलने के बाद उसका एवरेज, उसकी टेक्नोलॉजी इतनी बदली है कि फ्यूल में फ़ायदा होगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब आपके सभी पत्रकारों को मैं कह रहा हूँ कि आपकी पेट्रोल की गाड़ी है, सबके पास कुछ पुरानी है, वो कम से कम 18 से 20 हज़ार रुपये पेट्रोल पे खर्चा करते हैं। अभी मैंने अपनी गाड़ी सरकारी छोड़ दी और मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी में नागपुर में घूमता हूँ, SUV में। तो मेरा जो 20,000 रुपये महीने का था वो 2,000 रुपये आया। तो आज मैंने कहा कि कोविड के कारण आपके तनख्वाह में कुछ कमी हुई होगी, कम ज़्यादा, पर आप एक बार ये पेट्रोल व्हीकल छोड़ दो और आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लो, आपका 20,000 रुपये का पेट्रोल 2,000 रुपये के बिजली पे आएगा। इतना सस्ता है, पर पोल्यूशन भी कुछ नहीं, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री। प्रॉब्लम उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसका प्रोडक्शन का नंबर कम है, पर आने वाले 2 साल में नंबर इतना बढ़ेगा कि वो सेम प्राइस में मिलेगा। तो सब गरीब लोग वही खरीद सकते, इसमें गरीब का फ़ायदा है। तो टेक्नोलॉजी में जाने में फ़ायदा है। जैसे एक समय मिट्टी का तेल डालकर हम लोग दिया जलाते थे रात को, कॉस्ट कितनी जाती थी। आज हम सोलर लाइट लगा रहे हैं। अब सोलर हमको लगभग एक समय जब सोलर एनर्जी शुरू हुई तो 15 रुपये यूनिट थी, आपको याद होगा। अब सोलर का रेट आया 2 रुपये 40 पैसे यूनिट। तो पावर सस्ती हो रही है। तो टेक्नोलॉजी जो अभी नहीं होंगी उसके साथ हमारी आर्थिक बचत भी है, कंफर्ट्स भी है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट भी है, पोल्यूशन फ्री भी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो मुझे लगता है ये सोच निश्चित रूप से फ़ायदे की होगी। आप तो यातायात के प्रभारी हैं पूरे देश के, और ये कहा जाता है कि कोई भी देश की गति उस देश का यातायात तय करता है। यातायात जितना फास्ट है, देश भी उतना फास्ट चलता है। और ये जो सड़कें हैं ये हमारे देश की धमनियों जैसी हैं, लेकिन इसमें अभी तक हमने ये देखा कि उसके अंदर एक ब्लड क्लॉट्स जैसे हैं, मतलब वो फंसा हुआ है, या उसके अंदर बीच बीच में बॉटल नेक्स हैं। तो और आपने भी जब ये प्रभार संभाला था तब आपने देखा होगा कि तब तो बहुत ही ज़्यादा समस्या थी। तो इसको आप कैसे खोलेंगे, देश की धमनियाँ जो है बिल्कुल साफ़ हो जाएं, क्लियर इसके अंदर से बहने लगें एनर्जी। ये जो बाईपास सर्जरी हार्ट के लिए होती है कि जब ऐसे ब्लॉक तैयार होते हैं तो उसको निकाला जाता है, तो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी होती है। तो हमने लगभग रोड की अब इतनी अच्छी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी कर दी है
कि लगभग अब जवान दिल बन गया है। अच्छा। तो अभी आपको देखिए, आप एक 3 साल 3.5 साल रुक जाइए, अमेरिका और यूरोपियन स्टैंडर्ड का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा। अभी आप कभी, मैं दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेस हाईवे अभी बनाया, ये आपके स्वामीनारायण मंदिर के सामने 16 लेन का रोड है। आपके मीडिया वाले लोग मुझे पार्लियामेंट बताते कि हाँ, उनके घर से यहाँ आने के लिए 1.25 घंटा 1.5 घंटा लगता था पार्लियामेंट में, अब वो 15 मिनट में आ रहा है। और ये रोड मेरठ तक जा रहा है, तो 4.5 घंटे दिल्ली मेरठ था। अभी मैं जून में उद्घाटन करने वाला हूँ, ये पीरियड अभी आ गया 45 मिनट। फिर ये अक्षरधाम मंदिर से हम एक रोड बना रहे हैं, उसमें 4 पैकेज अवार्ड हो गए। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, देहरादून के पहले 50 किलोमीटर पहले 47 किलोमीटर पलटेंगे तो हरिद्वार जाएगा 2 घंटे में। फिर यही रोड को हम अंबाला ले जाएंगे और अंबाला से चंडीगढ़ ले जाएंगे तो चंडीगढ़ भी 2 घंटे में। तो आप मुझे बताएं, अभी आपके पास, मैं यहाँ गुड़गांव के पास सोना में हमारा मुंबई दिल्ली हाईवे का काम शुरू है, 1 लाख करोड़ का रोड हम बना रहे हैं, इसको AAA रेटिंग मिला। अब वो रोड में आप जयपुर में मैक्सिमम 2.25 घंटे 2.5 घंटे में चले जाएंगे, 2.25 घंटे में। आज जयपुर जाने के लिए 4 घंटे 3.5 घंटे लगते हैं। तो मेरा सुझाव यही है कि आप बिल्कुल सही बात कही है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी, इनका वाक्य मैंने अपने ऑफिस में लिख के रखा है। तो जॉन केनेडी ने बहुत अच्छी बात कही है। उनने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज़ रिच, बट अमेरिका इज़ रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। तो रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है। अभी मैं आपको एक मजाक बताता हूँ, मैं उस दिन हवाई जहाज़ से मुंबई से दिल्ली जा रहा था, तो एक व्यक्ति बिजनेस क्लास में बैठा हुआ मेरे पास आकर मेरे पैर छुए। तो मैंने बोला, ये मत करिए, ऐसा क्यों कर रहे हो? एक तो पहले कोविड का भी टाइम था। तो उसने कहा, साहब आपने मेरी ज़िंदगी बना दी। मैंने बोला, क्या हुआ? तो हम लोग ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं गुड़गांव का, ये देख के आया मैं अभी। ये इंजीनियरिंग मार्वल है और ये हाईवे 4 लेन में, नीचे में टनल है, 1 2 सब फ्लाईओवर बन रहे हैं। तो उसने कहा कि दोनों बाजू में, इस रोड के बाजू में मेरी ज़मीन थी, जो 50 करोड़ नहीं आ रहे थे मुझे, अब 500 करोड़ आ गए। केवल नया सिंगापुर बन रहा है वहाँ, और प्रॉपर्टी के भाव बढ़ गए और रोड बनने के कारण। पूरा गुड़गांव, पूरा द्वारका आएंगे और ये जो दिल्ली जयपुर वाला रोड है NH8, उसका 50% ट्रैफिक कम हो जाएगा। और आप अगर जयपुर से आ रहे हैं तो वहीं से डायरेक्ट एयरपोर्ट में हम एक 1.5 किलोमीटर की टनल बना रहे हैं, आप T3 पे जाओगे। और दूसरी टनल जो है 5 किलोमीटर की बनके टनल वसंत विहार जाओगे। तो ये रोड का इसका रोड का ट्रैफिक कम से कम 2 लाख PCUs के ऊपर है, तो शायद 3 लाख PCUs है, तो ट्रैफिक पूरा कम हो जाएगा। जैसे अभी आपने एक किस्सा बताया, 10 साल पहले किसी ने किताब लिखी थी और उस किताब में एक उसने किस्सा लिखा कि बाहर से कोई फॉरेन डेलीगेशन आया हुआ था, उसको आगरा लेकर जा रहे थे बस से, और उन्होंने बताया कि जल्दी पहुंच जाएंगे, हम हाईवे ले लेंगे, थोड़ी देर में हाईवे से निकल जाएंगे। तो वो बस जो है धीरे धीरे चल रही थी और जो फॉरेनर्स बैठे हुए थे वो बार बार ये पूछ रहे थे कि व्हेन विल वी हिट दी हाईवे, हाईवे कब आएगा? और जो ऑथर है वो लिख रहा है कि अब मैं उनको कैसे बताऊं कि वी आर एक्चुअली ऑन द हाईवे ओनली। तो हम लोग चंद्रमा तक और मार्स तक तो पहुंच गए, लेकिन लोग कहते थे बात इसमें रह गई, आपने विषय निकाला इसलिए वो मैं कर नहीं पाया, पर मेरे पास वो विभाग नहीं है। मैंने वाराणसी टू हल्दिया एक जलमार्ग बनाया 1300 किलोमीटर 3 मीटर ड्राफ्ट का। फिर ब्रह्मपुत्रा का पूरा ड्रेजिंग कर दिया, वो भी बन गया। फिर बांग्लादेश में घुसकर मुंगली में भी ड्रेजिंग बना के वो भी जलमार्ग बन गया। फिर वाराणसी से प्रयागराज इलाहाबाद तक वो भी करीब 2 मीटर का ड्राफ्ट बना लिया। अब मैंने एक प्रोजेक्ट सबमिट करके रखा था, वो नमामि गंगा की काम मेरे पास था और जलमार्ग का भी था। तो दिल्ली से मथुरा, मथुरा से आगरा, आगरा से इटावा और इटावा से इलाहाबाद। तो ये जगह जगह पानी में कुछ बैरेजेस बनाने पड़ेंगे। और ये अगर पानी हमने मथुरा का रोका है तो मेरी कल्पना ये थी, जो आप कह रहे थे, वो सी प्लेन भी ला लिया, MPBS सी प्लेन, पानी पे उतरने वाला हवाई जहाज मैंने उसी समय ला लिया, ट्रायल भी किया। अभी गुजरात में उसकी शुरुआत भी हो गई और वो अभी आ जाएगा। तो मेरी कल्पना ये थी कि फॉरेन से कोई दिल्ली आएगा, एयरपोर्ट उतरेगा, यमुना जाएगा, वहाँ वो पानी के ऊपर हवाई जहाज़ में बैठेगा, वो हवाई जहाज़ पानी से उड़ेगा और 20 मिनट के अंदर ताजमहल के पीछे उतरेगा। ताजमहल 1 घंटा में देखकर वो वापस आएगा और फिर हवाई जहाज़ में बैठेगा और 20 मिनट में यमुना पर आएगा। और यमुना से भी आ सकता है या एयरपोर्ट भी जा सकता है। और क्योंकि वो
MPBS है और यहाँ से होकर फिर एयरपोर्ट जा सकता है। तो अब वो दिन दूर नहीं है। जो टेक्नोलॉजी है, इनोवेशंस है, ये अलग अलग प्रकार से अभी मेरे पास प्रधानमंत्री जी ने रूल्स ऑफ बिजनेस में रोप वे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे दी है। अब मैं हवा में चलने वाली ट्रेन का काम कर रहा हूँ कि दिल्ली से जयपुर पूरा ऊपर हवा के हवा चले जाए, पता ही नहीं चले नीचे। अभी पूना में मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, पूना से शिरूर तक। उसमें ऐसा है कि नीचे में 8 लेन का रोड, फिर उसके ऊपर ब्रिज बनाया उसमें 6 लेन का, उसके ऊपर 6 लेन का, और उसके ऊपर में एक मास रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी जो डायरेक्ट, क्योंकि 1.5 लाख PCUs वहाँ ट्रैफिक है, पुणे बहुत कंजस्टेड हुआ है, पूरा रोड एकदम बहुत रश है। तो ये ऊपर के ऊपर आप जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। अब मैं दिल्ली और मुंबई तक, ये जो एलन मस्क है उन्होंने कहा था ना कि मैं वो हाइपरलूप, तो मैंने उनको कहा कि मैं तुमको कल जगह देता हूँ पूरी दिल्ली से मुंबई तक की, मेरे पास जगह तैयार है, लगाओ हाइपरलूप। 2 घंटे में हवाई जहाज़ बैठ के आप जाओगे। देखो आपको बताओ इतना रिवोल्यूशन हुआ कि मुंबई से पुणे मैं 95-96 में मैंने एक्सप्रेस हाईवे बनाया। 8 फ्लाइट चलती थी उस समय मुंबई और पुणे के बीच में, पूरी बंद हो गई। परसों अजय सिंह आए थे स्पाइस जेट वाले, मैंने उनको कहा 2 साल रुको, मैं देहरादून और चंडीगढ़ की तुम्हारी सब फ्लाइट बंद करवा दूंगा। तो बोले यार मेरा धंधा क्यों, मैंने बोला मैं रोड ही ऐसा बनाऊंगा कि हवाई जहाज से कोई जाएगा नहीं, 2 घंटे में पहुंच जाएगा। तो ये, और अभी रेलवे में भी मैं एक ब्रॉडगेज मेट्रो बना रहा हूँ नागपुर में, कि एग्जिस्टिंग ब्रॉडगेज पर उसकी परमिशन मिल गई। तो ये जो मेट्रो 350 करोड़ पर किलोमीटर बन रही, हमारी मेट्रो 5 करोड़ रुपए पर किलोमीटर, बहुत सुंदर है। कभी उस पर आप एक बार ब्रॉडगेज मेट्रो पर कार्यक्रम करिए। हिंदुस्तान का रिवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट है। और बिजनेस क्लास और इकोनॉमिक क्लास में बैठकर टीवी, म्यूजिक सिस्टम सब है, रेस्टोरेंट है, एयर होस्टेस जैसी लड़की आएगी, पूरा एयर कंडीशन मेट्रो है, और उसका टिकट स्टेट ट्रांसपोर्ट के टिकट के बराबरी का है, और उसकी स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। जैसे नागपुर से अमरावती आज जाने के लिए 2.5-3 घंटे लगते हैं, वो 1 घंटा 20 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो बहुत क्रांतिकारी है। लेकिन नितिन जी, आपसे जब बात करते हैं तो आप जितने पैशन के साथ और जितने आनंद के साथ ये आप बताते हो, उससे ऐसा लगता है कि आपको अपने काम से बहुत प्यार है, एंड यू लव योर वर्क एंड यू लव योर मिनिस्ट्री। तो इसके बारे में भी हमें थोड़ा आप बताइए, बिकॉज मैं वो देख रहा था जब आप बताते हैं तो आपके चेहरे पर इतनी चमक आ जाती है, दैट काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन। वो सिर्फ एक लीडर की नहीं हो सकती, उसके अंदर और भी बहुत सारी बातें हैं। तो बेसिकली कैसा है कि अब मैं वैसे भी पॉलिटिशियन और राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, मेरे स्वभाव में भी नहीं है वो, पर मैं अपने जीवन में बार बार सोचता हूँ कि व्हाट इज़ माय कंट्रीब्यूशन फॉर द कंट्री, मैं अपने देश के लिए, समाज के लिए क्या कर सकता हूँ। और अब मेरा घर सुखी है, मेरे बच्चे, परिवार ठीक है सब। अब मैं देश के लिए, गांव, गरीब, मजदूर, किसान के लिए अपने जीवन में कुछ करना चाहता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब लोगों में आनंद होता है, खुशी होती है, तो मुझे बहुत मज़ा आती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जनरली अभी किसानों में काम कर रहा हूँ, आदिवासियों में 1100 एकल विद्यालय चलाता हूँ मैं। फिर मैं अलग अलग हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट के प्रोजेक्ट चलाता हूँ, बायोफ्यूल पे काम करता हूँ, कभी ट्रैक्टर बायो CNG में कन्वर्ट करता हूँ। अभी गोबर का पेंट इतना हिट हुआ है कि 7000 लोगों ने इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेशन। मैं आपको बताता हूँ 2 साल के अंदर हिंदुस्तान में जितने बड़े ब्रांड हैं, आप उसके बजाय 50% प्राइस में ऑयल पेंट और डिस्टेम्पर हमारा गोबर का बनाया हुआ, मैं आपको भी वहाँ दीवार पे दिखा दूंगा, एकदम पॉपुलर हुआ। अब इतने लोग हैं, 5 रुपये किलो गोबर को भाव मिलेगा। अब जिस आदमी के पास 4 जानवर है, उसको 100 किलो गोबर रोज आएगा, तो 500 रुपये रोज 15,000 रुपये मिलेंगे। यार गाँव में गोबर बेचकर अगर छोटे आदमी को 15 और 20,000 रुपये मिलेंगे, तो कोई क्यों आत्महत्या करेगा। तो मैं हर गांव में गोबर से पेंट बनाने की फैक्ट्री डालना चाहता हूं, ताकि हमारे गांव के लोगों को रोजगार मिले। तो बहुत सी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो हमारे गांव, गरीब, मजदूर, किसान सबका भविष्य बदल सकती है। मैंने ये भी सुना कि असल में आप तो दिल्ली आना ही नहीं चाहते थे, आपका दिल्ली में मन भी नहीं लगता, एंड यू फाइंड इवन टुडे यू फाइंड योरसेल्फ मिसफिट इन दिल्ली। आप अभी भी आपका मन वहीं नागपुर में या मुंबई में आप रहना चाहते हैं, दिल्ली में नहीं? नहीं, ये तो क्या होता है, आदमी जहाँ रहता है वो उस परिस्थिति के साथ उसका एक प्यार हो जाता है। तो मैं बीजेपी का लीडर ऑपोजिशन था, महाराष्ट्र में मंत्री था, और अभी बहुत सिली कारण है, बताना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि
मेरी उससे बेइज्जत होगी। मुझे दिल्ली में आता हूँ तो यहाँ का भोजन ही पसंद नहीं था। वो पनीर खाते थे सब, तो पनीर और दूसरा कुछ मिलता नहीं था। और मुंबई में वेराइटीज़ ऑफ फूड रहता था। मैं बहुत फूडी था। पाव भाजी, मिसल, डोसा सब मेरे होटल्स रेस्टोरेंट तय हुए रहते थे। बाल ठाकरे जी के यहाँ घर में जाता था तो मेरे लिए वो स्पेशल भजे अलग अलग प्रकार के बना के रखने के बोलते थे। तो वो मुझे दिल्ली में फिर वो वही लगता था कि यहाँ तो मेरे को मैं यहाँ एडजस्ट नहीं होता था। पर बाद में दिल्ली मैं आ गया, जो भी परिस्थिति में आना नहीं चाहता था, बीजेपी का अध्यक्ष बनकर आया, फिर मैं यहाँ रहा हूँ। अब मैं दिल्ली का बन गया हूँ, अब दिल्ली से एडजस्ट हुआ हूँ। अब मेरी दिल्ली के प्रति कोई तकरार नहीं। अब यहाँ भी मैं अब मुंबई नहीं जा रहा हूँ। अब पिछले 8-9 महीने से मैं मुंबई नहीं गया। अब मिस नहीं करते आप मुंबई? मिस करता हूँ। मुंबई है, मुंबई जैसा शहर नहीं है। आप रात को 12 बजे 1 बजे भी उतर जाओ एयरपोर्ट पर, कहीं भी जाओ, आपको सस्ते में गुड क्वालिटी का फूड कहीं भी मिलेगा। मुंबई में लोग बस के जाने के लिए लाइन में लगे हुए आपको वही मिलेंगे। मुंबई का कैरेक्टर, मुंबई का स्वभाव, मुंबई के लोग कुछ अलगता उनमें है। ये मुंबई की विशेषता है कि हमारे देश का वो कमर्शियल कैपिटल भी है और एक प्रकार से एकदम अलग शहर है। तो आप सब लोग जो अभी हमें देख रहे हैं, आपको हम बता दें कि अभी हम नितिन जी के घर के पीछे जो लॉन है, बहुत अच्छा लॉन इन्होंने बनाकर यहाँ रखा है, वहाँ हम बैठे हैं। आपको पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें यहाँ आ रही होंगी। मैं मोर यहाँ पर देख पा रहा हूँ, मोर की आवाज़ भी आपको आ रही है। ये मोर की विशेषता क्या है पता है क्या जी? वो सोनिया गांधी जी का घर है। अच्छा। ये मेरा घर है और वो मनमोहन सिंह जी का घर है। अच्छा। तो वो मोर सोनिया गांधी जी के घर से निकलते हैं, मेरे घर में आते हैं, यहाँ से निकलकर मनमोहन जी के घर पे जाते हैं। उनको सबका घर अपना ही है, तीनों का। ना कोई पार्टी है ना कोई भेद है। तो मोर को आपकी पार्टी के बारे में पता नहीं है? वो इतने होशियार हैं, यहाँ जो मिलता है वो यहाँ खा लेते हैं, वहाँ मिलता है वहाँ मोर सही में हमको बहुत सिखाते हो। तो नितिन जी, यहाँ बैठकर बिल्कुल एकदम बहुत ही शांति की भावना आ रही है। ऐसा लग रहा है कि हम किसी वन में बैठे हैं। और आज मैं जब आपको मिला तो मैं नई नई बातें आपके बारे में पता चली। आजकल आप योगा करते हैं। एक घर में वहाँ जो है जी, वहाँ खेती है। अच्छा। वहाँ मैं अभी जितना कचरा ये पत्ती है ना, हाँ। इसका एक मशीन है। अच्छा। मैं अपने घर में ऑर्गेनिक खाद खुद करता हूँ। ओह। और अमिताभ बच्चन जी को भी एक कार्यक्रम में मैंने ऐसी चैनल में बताया, तो उन्होंने भी अपने घर किचन गार्डन बनाया और वो खाद बनाते हैं। वो उससे गोभी सब वो अलग अलग प्रकार की सब्जियां बनती है। अब मैं उसके फ्रूट्स के पेड़ भी लगा रहा हूँ और ये घर में बनता है। फिर वहाँ एक ट्रैक बनाया चलने का। वो जो मिट्टी है उसमें गाय का गोमूत्र है, गोबर है और कड़ू नीम का रस है और एलोवेरा का जो ये रस है, वो मिट्टी में डालकर उसमें पैदल चलता हूँ। उसके भी काफ़ी अच्छे परिणाम है। कभी कभी मुझे 15-20 दिन के बाद उसमें चलने में मज़ा नहीं आती, तब ध्यान में आता कि इसका इफेक्ट कम हुआ है। तो बहुत साइंटिफिक है। अच्छा। तो मैं अभी प्राणायाम करता हूँ रोज़ 25 मिनट यहाँ से। तो मैंने सुना अब आपके जो वीडियोस हैं उनको भी लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पर। क्या हुआ, मुझे जब कोविड हुआ था तो बाद में मैं बहुत वीकनेस था, तो मुझे एक डॉक्टर ने सिखाया। बहुत ही सिंपल था कि मोमबत्ती 5 लगाकर फूंक करके सो लो, और रबर का फुगा है वो फुगाओ, और प्राणायाम का नाक से श्वास लो, नाक से छोड़ो, छोटे छोटे थे। और मैंने करने के बाद मुझे इतना फ़र्क पड़ा, तो मैंने सोचा मुझे जो फ़ायदा मिला वो लोगों को मिलना चाहिए। मैंने दिया और बहुत लोग कर रहे हैं। परसों मैं दुबई के एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में था, तो वहाँ एक आदमी ने खड़ा होकर कहा कि मैं रोज़ करो और मेरी तबीयत सुधर गई। तो अब ये दुनिया भर में लोगों में पॉपुलर हुआ। तो मैं जो अच्छी चीज़ अगर मुझे अनुभव, वो मेरा रिसर्च नहीं है, दैट क्रेडिट इज़ नॉट माई क्रेडिट, तो वो मैं उनको दिया। इस बार मैं ज़्यादातर मीडिया सेवी नहीं हूँ, टेक्नोलॉजी के साथ सेवी नहीं हूँ, पर कोविड ने मुझे बहुत सिखाया। मैं मेरे लाइफ में जितना नहीं कर सका 1 साल में हुआ। मेरी कम से कम 380 वीडियो कॉन्फ्रेंसेस हुई और 80 करोड़ लोगों तक मैं पहुँचा। अभी 15 दिन पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 4000 लड़के बैठे थे और शशि थरूर और मेरा दोनों को मिलकर हम लोग 2 घंटे का कार्यक्रम हुआ। तो मैं वर्ल्ड में पहुंचा और अभी उसके ऊपर एक अंग्रेजी किताब भी लिखी है। उसका प्रकाशन अभी मुंबई में होने वाला था। डॉक्टर माशिलकर जी की उस पर प्रस्तावना है कि जो मैंने अलग अलग विषयों पर जो बोला है उसको संकलित करके नागपुर में हितवाद करके अंग्रेजी अखबार है, उसके संपादक हैं वो, और एक ABP की बहुत अच्छी सीनियर रिपोर्टर है सरिता कौशिक, दोनों ने मिलकर
उसको ये किया और वो बहुत पूरी इनोवेटिव जानकारियाँ एग्रीकल्चर से लेकर सब जो मैंने बताया उसका उनने संकलन किया है। तो बहुत लोगों तक जाने का मुझे इस बार मौका मिला। दैट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट इन माई लाइफ। और मैं इसके लिए सेवी नहीं था, तो ये मुझे ये बहुत इस मौके का फ़ायदा मिला। सो अब हम कह सकते हैं कि यू हैव एंटर्ड द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ, अ न्यू फेज ऑफ योर लाइफ, जहां आपको एक मोटिवेटर भी कहा जा सकता है, आपको एक शांति गुरु भी कहा जा सकता है। यहाँ जब क्योंकि आपने अपनी जर्नी जैसा आप बता रहे हैं लेम्ब्रेटा से शुरू की और आज आप यहाँ तक आ गए, एमएलए रहे, महाराष्ट्र में मंत्री रहे, फिर देश में इतने बड़े पद पर रहे, बीजेपी अध्यक्ष रह चुके, लगभग कोई भी आदमी जो सपना देख सकता है सब आपने पूरा कर लिया। अब क्या? एक बात आपको बताता हूँ, राजनीति ये अतृप्त आत्माओं का महासागर है। और राजनीति में नहीं, जो करियर ओरिएंटेड इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो जीवन में अस्वस्थ होते हैं। तो मुझे मेरे मित्र ने एक बहुत अच्छी कथा सुनाई कि एक आदमी अपने झूले पर झूल रहा था, तो उसने कहा अरे क्यों झूल रहा, ऐसे ही बैठे दिन भर कुछ नहीं करता तू। बोले क्या करूं? अरे कुछ धंधा कर, बिजनेस कर, पैसे कमा। फिर क्या करूं? बोले घर ले। फिर क्या करूं? बोले गाड़ी ले। फिर क्या करूं? फिर आराम से रहे। बोले आराम से तो रह रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ लाइफ का सक्सेस मेरे को मेरी औकात और हैसियत से बहुत ज़्यादा मिला है। भगवान ने, मेरी पार्टी ने, मेरी कार्यकर्ताओं ने, मेरी औकात बहुत सिंपल थी। मैं पोस्टर चिपकाता था, मेरा हैंडराइटिंग गंदा है, तो उस समय गेरू से या नील से लिखा जाता था दीवारों पर। तो अटल बिहारी वाजपेयी की सभा रहती थी तो मेरा उपयोग वो लिखने के लायक भी नहीं था। मैं चुना मार के काली दीवार को सफ़ेद करता था और बाद में वो अच्छा ही लिखने वाला वो लिखता था। उस पार्टी ने, जो मैं पोस्टर चिपकाने वाला एक कार्यकर्ता था, मेरी माँ एमएलए नहीं थी, मेरे पिता एमपी नहीं थे, कोई मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, उस पार्टी का मैं कार्यकर्ता शुरू करते करते पार्टी का अध्यक्ष बना और आज मुझे मंत्री बना, मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा हूँ। अब मुझे इतना काम करने का मौका मिला है कि इतने लोगों का रिकग्निशन मिला है, रिस्पेक्ट मिला है और काम का। अभी 4 धाम का रोड बना रहा हूँ। अभी मैं मानस सरोवर को जाने वाला पिथौरागढ़ से, हिंदुस्तान से रोड मैंने 95% बना लिया, 90% बन लिया। तो मैं ऐसे न होने वाले प्रोजेक्ट बन गए सब। अभी मैंने जोजिला टनल जो कारगिल में बन रही है, वो 11,000 करोड़ की टनल 5,000 करोड़ बचा है उसके ऊपर। तो मैं अभी देखता हूँ कि इतना अच्छा काम होता है और वो मैं अकेला नहीं करता, सबके सहयोग से होता है। तो अब मैं देखो, समाधानी होना चाहिए आदमी ने, अतृप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों को कुछ भी मिला। जिसके पास अगर स्कूटर होती है तो उसको गाड़ी चाहिए, गाड़ी पहले इकोनॉमिक मॉडल होता तो फिर बोलते बड़ी अच्छी चाहिए एयर कंडीशन, फिर मर्सिडीज चाहिए, मर्सिडीज नहीं तो फिर हम प्लेन खरीदी करेंगे, फिर भी दुखी रहते हैं। तो समाधान मानने के ऊपर होता है। तो मैं जो कुछ हूँ, मेरी औकात और हैसियत से मुझे ज़्यादा मिला, इस आनंद से जीता हूँ और आनंद से रहता हूँ। गज़ल सुनता हूँ, अभी आपको ताज्जुब होगा, मैं भगवत गीता भी सुनता हूँ यही ग्राउंड पर, कैसेट वो लगा कर। लकी अली को सुनता हूँ, कभी अदनान स्वामी को सुनता हूँ, कभी मुकेश के गीत सुनता हूँ। शैलेंद्र मेरे बहुत फेवरेट गीतकार हैं, उनके गीतों का आनंद एक एक शब्दों का, और मुकेश के इसमें वो सुनता हूँ। गुलाम अली जी को सुनता हूँ, जगजीत सिंह जी की गज़ल सुनता हूँ, कभी भगवत गीता सुनता हूँ। अभी वो परसों मेरे पास वो एन चंद्रा आए थे, उनके फिल्म का वो गाना था, इतनी शक्ति हमें देना दाता, जिसमें मशहूर गाना है। इतना सुंदर गाना है वो गाना कि हम बना दे मधुबन, उसका एक काव्य है। बहुत आनंद आता है। और मैं रात को, अभी ये मेरा हुआ सब 8 बजे तक होने के बाद भी पूरा काम करके फिर रात को मेरे को खाना है तो अभी थोड़ा खाता हूँ, क्योंकि मैंने वज़न काफ़ी कम कर लिया, पर मुझे नीयत नहीं ख़त्म हुई। थोड़ा खाता हूँ, रात को सोता हूँ, बढ़िया। तो आई एम वेरी मच हैप्पी। मेरी किसी के प्रति तकरार नहीं। और दूसरा मैं एक बात आपको, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास एंड पॉजिटिविटी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात मैं अक्सर एक सीखा हूँ, छोटी बात है, कि 2 रेशा है, एक आपकी और एक दूसरे की है। तो आपके पास 2 मार्ग हैं, आपकी रेशा बड़ी करो या दूसरे की रेशा पूछने का काम करो। तो मैं अक्सर सबको तो अपनी बड़ी करो, किसी को अगर कोई आपके बुरा भी चाहने वाला हो तो भी उसका अच्छा हो। हम लोग अपना काम ठीक से करते रहे और काम का आनंद लेते रहे, और उसी समाधान से जो आनंद और खुशी मिलती है वो बहुत बड़ी होती है। और जीवन में समाधानी रहना चाहिए। मैं पूरी तरह समाधानी हूँ, मुझे कोई नाराज़ी नहीं है, किसी की तकरार नहीं है।
अपने काम में रहता हूँ, आनंद से रहता हूँ और अपने हिसाब से जीवन जीता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन पत्रकार मेरे बारे में क्या लिख रहा है, अच्छा लिख रहा है कि बुरा लिख रहा है। कोई लिखता नहीं बुरा, पर कोई किसी बात का ये नहीं। और मुझे लगता है कि दिस इज़ द वे। मैं क्रिकेटर था। अच्छा। हाँ, और मुझे बहुत जल्दबाजी करके मैं कभी कभी आउट हो जाता था। मेरे टीचर बहुत नाराज थे, जल्दी क्यों करता है। तो मैं मेरे जो लाइफ में मेरे क्रिकेटर जो मैं जिनको मानता हूँ, विवियन रिचर्ड्स को पसंद करता था, लॉयड, सोबर्स। अब हिंदुस्तान के टीम में एक कृष्णमाचारी श्रीकांत करके क्रिकेटर थे, तो वो आए बराबर पहले बॉल से ठोक पिट चालू करते थे। सर अभी मुझे मिले थे यहाँ ये एक होटल में, तो बहुत खुश हुए वो। अब बहुत एज हो गया उनका। फिर फारूक इंजीनियर जो थे उस समय सुनील गावस्कर के साथ, वो मैं क्रिकेट का बड़ा शौकीन था। वो क्रॉस बैट से भी मारते थे। अभी वो काफ़ी एज हो गया, मुझे फारूक इंजीनियर अच्छे लगते थे। और कभी नहीं तो 2-2 घंटे खेलो, रन नहीं निकालो, ये नहीं। आज मुझे गावस्कर हो, कपिल देव हो, सचिन तेंदुलकर सब मेरे मित्र हैं, सब अच्छे क्रिकेटर हैं। पर मुझे संदीप पाटिल याद आता है। हाँ जी बिल्कुल। वो जो दिशा में जाता था वो छक्का मार। अभी दिलीप वेंगसरकर मेरे पास आए थे, तो दिलीप वेंगसरकर मैं बहुत चाहता था उनको, क्योंकि उनकी एंट्री नागपुर में हुई थी जब प्रसन्ना बेदी 2 बॉलर थे और दिलीप वेंगसरकर ने सेंचुरी मारी थी। वो मुंबई से और मध्य विभाग ऐसी ये थी। इनके भी सालवे उस समय बीसीए के अध्यक्ष थे। तो उसने प्रसन्ना और बेदी को ऐसे छक्के चौके लगाए और दिन भर में सेंचुरी मारी थी। तो मैं कहता हूँ ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए, और रब का फेयर करना और समय गंवाना कुछ नहीं। जो है वो कम बालों में सेंचुरी मारो। वैसे जीवन में जो करना है करो, नहीं होता है तो भगवान की इच्छा है। तो नितिन जी, आप राजनीति में हैं, सक्रिय राजनीति में, और कहते हैं राजनीति बहुत टॉक्सिक है। राजनीति में चारों तरफ षड्यंत्र ही षड्यंत्र, और ऐसा नहीं है कि आपके साथ बुरा नहीं हुआ होगा, ऐसा नहीं कि आपके साथ षड्यंत्र ना हुए हों और आप उनके शिकार ना हुए हों, लोगों ने पीठ में छुरा भी घोंपा होगा। सो हाउ डू यू ओवरकम दोज मेमोरीज? और उसके बावजूद भी मैं देखता हूँ आप बहुत खुश रहते हैं। देखिए, मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, पर मुझे इसका दुख और दर्द नहीं है। मैंने इस पर बहुत सोचने के बाद मुझे लगता है कि अपने नसीब में था वो हो गया। इसका एक तो काम हम कर सकते कि जो लोगों ने किसी ने अपने साथ उस समय किया होगा, मैं किसी के खिलाफ नहीं करूँगा। और आज मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरे दुश्मन थे वो मेरे दोस्त बन गए। अब देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं, कोई चीफ मिनिस्टर ऐसा नहीं है। मैं पंजाब के मुख्यमंत्री हो, केरल के मुख्यमंत्री हो, ममता जी हो, कोई भी हो, मेरे उनके संबंध इतने पारिवारिक है, अच्छे हैं। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री, आज ही उनका भी फ़ोन आया था। तो मैंने कभी राजनीति नहीं की काम में, विकास के काम में। चाहे कोई भी एमपी, आप पार्लियामेंट में जाओ। अभी आज भी मैं बोल रहा था क्वेश्चन आवर में, हर पार्टी का सांसद पहले मेरा अभिनंदन करता था, शुभेच्छा देता था और फिर अपनी बात कहता था। तो मैं ये सोचता हूँ जिसका भला है उसका भला करते जाओ, जितना अच्छा काम है वो करते जाओ। और आखिर मर्यादा है मेरी भी, सब कुछ नहीं कर सकता। और किसी ने अगर अपना बुरा किया होगा तो छोड़ दो, उसको माफ़ कर दो और उसमें समय मत गवाओ। अब धीरे धीरे फिर अभी मुझे इसमें खुशी है। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी का बुरा करूँ, और ना मैं करना भी चाहता हूँ। आपके लाइफ का लोएस्ट पॉइंट क्या रहा है, जब आप वाकई में बहुत डिस्करेज हो गए, हतोत्साहित हो गए, और वहाँ से वापस बीजेपी का अध्यक्ष मैं जब था तो मैं कोई सेकंड टर्म मांगने के लिए किसी के पास गया नहीं था। तो बीजेपी में तय हुआ था कि मुझे सेकंड टर्म मिलेगी, पर उस समय जो जो हुआ वो पूरा षड्यंत्र था। बाद में उसकी इंक्वायरी हुई और इनकम टैक्स ने मुझे पत्र दिया, मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं। पर वो इतना कुछ लोगों ने उसका राजनीतिक उपयोग किया, तो फिर मैंने केसेस भी डाली है लोगों के ऊपर, और सब मैं जीता हूँ। मेरे डिफेमेशन की सूट में जो सब लोगों ने, पर मैंने उनको पॉलिटिकली एम्ब्रासमेंट नहीं करा है। वो आए, मेरे साथ बात किया, बोला हमसे गलती हो गई है। मैंने बोला ठीक है, छोड़ दो, ख़त्म कर दो। मैंने कभी उसको चलाया नहीं। तो उस समय मुझे कुछ न होती हुई, मेरा संबंध होने के बाद में भी मेरे पार्टी के भी लोगों को ऐसा लगा कि भाई यही हमको उसका सामना करना पड़ेगा। तो जब मैंने ये सुना तो मैंने कहा सामना क्यों करते हो, मैं रिज़ाइन कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए आपको, मैं नहीं चाहता कि पार्टी में मेरे कारण कोई हो। और मैंने छोड़ दिया। और वो बात मेरे मन में बैठ गई कि मैं निर्दोष था, मैंने कोई गलती की थी ना, मेरा कुछ नहीं था। फिर भी कारण न होते हुए आया, और वो 2012 में 3 साल के बाद इनकम टैक्स ने मेरी पूरी इंक्वायरी की, सब कुछ किया और कुछ निकला नहीं।
और मुझे क्लीन चिट उन्होंने दी और दिया कि मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं। तो दैट वाज द थोड़ा सा मेरे लिए वो पेनफुल रहे दिन, क्योंकि आदमी अपने इज्जत से सबसे ज़्यादा डरता है और जब वो कुछ ना करने के बाद भी ऐसा शिकार बन जाता है तो वो तो पॉलिटिकल षड्यंत्र था। खैर अभी उसके प्रति मुझे कोई दुख नहीं। उसके बाद फिर मैं खड़ा हुआ, फिर मुझे काम मिला, मंत्री बना, मैं आज काम करता हूँ, अब देश में जाता हूँ, सब जगह रिस्पेक्ट है, रिकग्निशन है और मैं अभी मेरी कोई तकरार नहीं है। और इसलिए मैंने वो ट्रक के पीछे लिखा हुआ रहता ना, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, ऐसा। तो वो मैं बोलता हूँ बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला भी नहीं, तेरा भी अच्छा बने धीरे धीरे तू भी। तो मेरा अभी मेरा ना कोई अपोनेंट, इवन मैं पार्लियामेंट का चुनाव लड़ता हूँ, सब पार्टी के लोग मुझे मदद करते हैं, सब जात पंथ धर्म भाषा के लोग करते हैं, क्योंकि मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। दे लव मी। इसके बाद अब क्या सोचा है आपने नेक्स्ट? व्हाट इज नेक्स्ट? योर विजन फॉर इंडिया एंड योर विजन फॉर योर सेल्फ, एंड स्पेशली ये सवाल मैं यूथ के लिए भी पूछ रहा हूँ। देखिए मैं अभी देश के लिए तो जो कुछ काम है कर रहा हूँ, पर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, नानाजी देशमुख को मैं अपना आइडियल मानता था। अब मुझे लगता था कि 15 साल मेरी स्वास्थ्य अच्छा है तो मैं गांव गरीब मजदूर किसान में गांव में जाकर किसानों में काम करूं। मेरे क्षेत्र में विदर्भ में 10,000 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की है और मैं बहुत इमोशनल उस विषय पर, जो परिवार बर्बाद हुए, उनके घर गया, उनके बच्चों को देखा, पत्नी को देखा, आंखों में आंसू आते थे। तो मेरे मन में एक बहुत इच्छा है कि मैं लाइफ उनके लिए दूँ। मैं काफ़ी काम वाटर कंजर्वेशन में काम करता हूँ, ग्लोबल अवार्ड मिला भी, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स में, बायोफ्यूल में, सब किसानों में ही काम करता हूँ और काफ़ी बड़े प्रमाण पे काम कर रहा हूँ। तो अब मुझे मेरी इच्छा है उनमें काम करने की, पर वैचारिक दृष्टि से मेरे ऊपर पार्टी की भी जिम्मेदारी है। अब मेरा पॉलिटिकल इंटरेस्ट बहुत कम हुआ है। अच्छा, मैं सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए काम करना चाहता हूँ, पर परिस्थितियाँ ऐसी है कि राजनीति में आने का मार्ग होता है, जाने का एक तो पब्लिक आपको निकाल देती है, पर पार्टी की कमिटमेंट के साथ जाने का मार्ग नहीं होता। अब देखते हो आगे क्या होगा। तो पर सुनील गावस्कर ने एक बार कहा था कि रिटायर तब होना चाहिए जब लोग ये पूछें कि अरे रिटायर क्यों हो गए, तब नहीं होना चाहिए जब लोग कहें कि रिटायर क्यों नहीं हो जाते। सो व्हाट इज़ द राइट टाइम टू रिटायर? मुझे लगता है जब अच्छा काम कर रहे हैं तभी रिटायर होना चाहिए। और ये बिल्कुल सही है सुनील गावस्कर जी की बात कि जब लोग पूछते हैं कि भाई तुम कब रिटायर होंगे, तो रिटायर होने में मज़ा नहीं होती है। पर क्या होता है कि तुम्हारी कुछ पॉलिटिकल कमिटमेंट, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, मैं राजनीति में जब आया तो संघ परिवार में सबने मुझे कहा कि अब तुम राजनीति में जाओ, तो मेरा करियर और मेरा जीवन तय करने का मुझे अकेले को अधिकार नहीं है। तो मुझे उन सब लोगों की सलाह, मैं अपनी इच्छा तो बताते रहता हूँ। अब धीरे धीरे राजनीति को छोड़कर कुछ सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में अपने जीवन के कुछ साल बिताऊँ। ऑर्गेनिक फार्मिंग, बायोफ्यूल, बाद में हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स, वनवासी क्षेत्र में 1800 एकल विद्यालय चलाता हूँ, वहाँ का 18,000 बच्चे पढ़ते हैं। अब मेरा वो सामाजिक कार्य और सेवा के कार्य में, देखो शिक्षा, सेवा और स्वास्थ्य, इन 3 क्षेत्र में खूब काम करने की आवश्यकता है। तो अभी इच्छा तो है, पर परिस्थितियों के साथ आगे होगा तो मैं। अगला चुनाव आप लड़ेंगे कि नहीं? देखो चुनाव ये भी बात आपकी सही है कि अभी तो मेरी इच्छा से ज़्यादा मैं पार्टी में अपनी बात जो कुछ कहना है वो कहूँगा। और मुझे अगर, मैं खुश रहूँगा कि अगर मुझे इस काम के लिए अगर कुछ मिले तो जीवन के कुछ समय में अब उन गरीबों के लिए काम करना चाहता हूँ। पर इसके बाद अब संघ, बीजेपी के सब लोगों से बातचीत करके तय करूँगा। तो ये हिंट है एक तरीके का? नहीं, इसमें हमारी इच्छा से नहीं होता। एक्चुअली व्हेन आपकी कमिटमेंट किसी विचारधारा के साथ होती, देखो अभी पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस देश में पॉपुलर हुआ है, हम पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन से आए हैं। इस देश में विचार भिन्नता ये समस्या नहीं है, विचार शून्यता ये समस्या है। जयप्रकाश जी के मूवमेंट जब चल रही थी और मैं कॉलेज में था और इमरजेंसी आई, तो मैंने अपना 1 साल एग्ज़ाम नहीं दी थी और उस समय मैंने जनता पार्टी का और उस समय लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने जीवन की शुरुआत की और फिर राजनीति में आया हूँ। अदर मैं वकील बनता, क्रिकेटर बनता, तो अब वो उस कमिटमेंट के आधार पर आया हूँ, तो स्वाभाविक रूप से अब मैं मेरे निर्णय खुद नहीं कर सकता हूँ। तो जो लोगों ने यहाँ तक मुझे लाया है, उस पार्टी, विचारधारा, संगठन को भी विश्वास में लेकर अपनी बात में कहूँगा। उसके बाद जो निर्णय होगा तब तक मैं, पर अभी मैंने एक बात कही है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि
80% समाजकारण करना चाहिए, तो मैं वो कर रहा हूँ, और 20% राजकारण करना चाहिए। सत्ता कारण, पावर पॉलिटिक्स इज नॉट द पॉलिटिक्स। समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण, पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, एंड पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। ये हमारी कमिटमेंट है, और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की इस प्रक्रिया में काम करो। देखो, पहले आदमी रिक्शा चलाते थे, मैं मंत्री बना, मैंने इतना काम कि मैंने तय किया कि ये रिक्शा मैं देश से निकाल दूंगा, और मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा मैंने लाई। 1 करोड़ लोग जो आदमी को आदमी ढोने का काम करते थे, बंगाल में तो वो ऐसा खा लेकर आदमी दौड़ता था, वो पद्धति अभी मैं बंगाल में गया तो मैं सब जगह देख रहा था, वो रिक्शा दिखता है क्या, साइकिल रिक्शा दिखता है क्या, नहीं दिखा। तब पहले बार मुझे खुशी हुई कि मैंने अपने जीवन में 1 करोड़ गरीब लोग, जो जिनका शोषण हो रहा था, जिनको आदमी आदमी को खींचता था, उनको मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा मिला है। अब ऑटो रिक्शा तो दूर की बात है, तो मुझे बहुत खुशी, उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा था, और आज मुझे बहुत खुशी है कि उन लोगों को नया सम्मान मिला। तो यही आदमी को प्रेरणा, मोटिवेशन, इंस्पायरेशन ऐसी घटनाएं देती है कि उन लोगों के लिए और कुछ काम करने की आवश्यकता है। एक सवाल मैं आपसे पूछना भूल गया था बीच में, आपने इतने बड़े बड़े हाईवेज बनाए, लेकिन जब हमारे देश में प्रोटेस्ट होते हैं, जैसे अभी किसान प्रोटेस्ट हो रहा है, सबसे पहले यही हाईवेज उन प्रोटेस्ट का शिकार होते हैं, यही टोल ब्रिज उनका शिकार होते हैं, और सबसे पहले जो ब्लॉकेज होता है वो यही होता है। तब आपको कैसा लगता है? सर, दुख तो होता है, पर क्या होता है, मैं आपको बताओगे, मैं विरोधी पार्टी में था, विपक्ष में था, स्टूडेंट लीडर था, वही आंदोलन होते थे, मारपीट होती थी, लाठा खाते खाते मेरी जवानी चली गई, कितने बार पुलिस की लाठा खाई, कितने केसेस होती थी। तो ये विपक्ष का और आंदोलन का, ये लोकतंत्र में ये रोल ही ऐसा होता है। अब जो सीट पर बैठता है वैसे ही बोलता है। अगर मैं कल सत्तारूढ़ पार्टी में हूँ तो अच्छी बात करता हूँ, अब मुझे बताने में अच्छा नहीं लगता, मैं कहता हूँ सहयोग करो, मदद करो, ऐसा करना चाहिए, हम सब ने मिलकर काम। और जब मैं लीडर अपोजिशन बन गया, मैं था, तो अपोजिशन में तो रोज़ ठोकने का काम करता हूँ, और मैंने नहीं ठोका तो मीडिया वाले बोलते तुम मैनेज होगा क्या, कुछ ठोक नहीं रहे हो। तो ये दुर्भाग्यवश ऐसा ही है, पर लोकतंत्र में गुणात्मक परिवर्तन हो, विरोध के लिए ना हो, जिसमें देश का हित है, समाज का हित है, गरीब का हित है, जो फ्यूचर 25 साल में देश के विकास के मुद्दे उसमें एकमत रखे, और बाकी बातों में राजनीति भी करे, आंदोलन भी करे। तो दोनों बातों में हमारा जो नेशनल कमिटमेंट है उसको नहीं भूलना चाहिए। और दूसरा, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करना, ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, ये रोड हमारे हैं। अगर ये बसेस जला देंगे तो आज पहले तो हमारे लोगों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में सभी पार्टी को इस पद्धति में गुणात्मक परिवर्तन करना पड़ेगा, क्वालिटेटिव चेंज। और मुझे खुशी है, मैं आपके कार्यक्रम देखता हूँ, मैं आपका बहुत फैन हूँ इस बात के लिए, थैंक यू, कि आपके कार्यक्रम से आप विचार देते हो, नॉलेज देते हो, एंड नॉलेज इज़ ए पावर। देखो, सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कहाँ किसने क्या किया है, आप बताते हो। आई लाइक इट, क्योंकि उससे हम भी कुछ अच्छा करें, ये इंस्पायरेशन और मोटिवेशन मिलता है। तो मुझे लगता है कि आगे जाना चाहिए, हमें जितना बनता है उतना हम अच्छा करते जाए, शायद हम अच्छा करते जाएंगे तो दूसरा करता जाएगा, फिर कारवा बनता जाएगा, और इसी से कुछ ना कुछ अच्छा निकलेगा। लोकतंत्र में भी गुणात्मक परिवर्तन, और सभी राजनीतिक पार्टी विचारों के आधार पर काम करे। मुझे बड़ा आदर था, वो AB बर्धन थे हमारे नागपुर से, जो CPI के प्रमुख थे, वो मैं उनको आइकॉन मानता हूँ। मैं शेतकरी संगठन में शरद जोशी थे, वो मेरे बहुत प्रिय नेता थे, मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ, उनको आइकॉन मानता था। तो मैं भाऊराव जी देवरस, बाला साहेब देवरस जी के साथ मैंने काम किया। विद्यार्थी परिषद ने मुझे, मेरे जीवन को काफ़ी बदला, और संघ ने मेरे जीवन को बदला। तो मैं कभी भूल नहीं सकता कि उन लोगों ने जो मुझे सिखाया, जो संस्कार दिए। और मैं बहुत सामान्य आदमी हूँ, मैं बहुत ही छोटा आदमी हूँ, मेरी लायकी इतनी बड़ी नहीं है, पर उन लोगों की संस्कारों ने मुझे काफ़ी कुछ गुणवत्ता प्राप्त करने का अवसर मिला। और जो कुछ मुझे मिला है, जो मेरा अच्छा है, वो उन्हीं का दिया हुआ है। और मैं तो बहुत ही सिंपल छोटा आदमी हूँ, कॉमन आदमी हूँ, और कोई मेरा एजुकेशन करियर खूब मेरिटियस था ऐसा भी नहीं था। तो पर ये जो कुछ मुझे संस्कार मिले, उन्हीं के कारण जीवन में मैं कुछ हासिल कर सका हूँ। और आज अगर लोग कहते हैं कि मैंने कुछ अच्छा किया है, तो उसका श्रेय उन्हीं लोगों को है जिन्होंने जीवन में मुझे अच्छे संस्कार दिए। मेरी माँ, मेरा परिवार, मेरी बहनें, और संघ और विद्यार्थी परिषद के साथ
जो मेरा अनुभव था वो मेरे जीवन के गोल्डन डेज थे, और उन्हीं लोगों ने मुझे एक जीवन दृष्टिकोण दिया, लाइफ अप्रोच, और वो भी आज तक मेरे पास कायम है। ये तो बात सही है कि नो वन इज़ परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज़ परफेक्ट। सब मेरे में 100% सद्गुण होंगे ऐसा नहीं होगा, मेरे में भी कुछ गुण होंगे, कुछ दोष होंगे। पर अच्छे लोग यही कहते हैं कि धीरे धीरे प्रोसेस में, जीवन में आप गुणों को बढ़ाते जाओ, दोषों को कम करते जाओ, इसी से अच्छा आदमी बनता है। और जो अच्छे लोग देखते हैं उनके अच्छे गुणों को आत्मसात करने की कोशिश करो। अच्छे गुणों का कॉपीराइट किसी के पास नहीं है। बिल्कुल। तो जो अच्छा दिखता है उसकी जरूर सीखते जाओ। तो बहुत लोगों ने सिखाया। एक आखिरी में आपको एक बात मैं बहुत अच्छी बताऊंगा जो मेरे जीवन का बहुत अच्छी है, कि जिन लोगों को मैं बहुत बड़ा समझ रहा था और जिनका नाम बहुत बड़ा था, वो बड़े थे, पर उनके नज़दीक आने के बाद मुझे पता चला कि मैं इनको जितना बड़ा समझ रहा हूँ उतना बड़े ही नहीं है। और जिन लोगों को दूर से मैं बहुत छोटा समझ रहा था, अनपढ़, अशिक्षित, अनएजुकेटेड, उन लोगों की व्यवहार से मुझे पता चला कि मैं इनको बहुत छोटा, ये बहुत बड़े हैं। तो आदमी की अच्छाई का संबंध उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से नहीं है। उसकी कितना धनवान है, पैसा उसके पास है कितना नहीं है, इससे नहीं है। इंसानियत, अच्छे गुण किसी में भी हो सकते हैं। जिसको हमको जिस गुणों को देखकर जिसकी अनुभूति मिलती है वो अपने में आत्मसात करना ही सामान्य व्यक्ति को अच्छा बनने का अच्छा मार्ग है, ऐसा मुझे लगता है। जी नितिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो हमारी कोशिश थी वो ये थी कि आपसे ज़्यादा सीखा जाए और हमारा जो यूथ है, हमारे जो दर्शक हैं इस समय, वो आपके जीवन से एक तो आपको जान सकें और आपके जीवन से सीख सकें कि आपने क्या जीवन में अच्छा किया, जो कि वो आपसे, जिसको जैसा आपने कहा कि ये तो कॉपीराइटेड नहीं है, तो आपने भी शेयर किया। बहुत अच्छा लगा आज आपसे ये अलग तरह की बातचीत हमारी हुई। अदरवाइज़ तो राजनीति के बारे में बातचीत होती रहती है, मंत्रालय के बारे में होती रहती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।